नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 49 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में अगेन एपिसोड नंबर 49 के सवालों को लेंगे क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं और गौरव जी मुझसे सवाल करते हैं कि चंद्रमा अगर तुला लग्न में 3 अंश का हो और केंद्रुम दोष भी बन रहा हो और नवमांश कुंडली में विष योग भी है, तो उस दशा में तुला लग्न वाला मोती धारण कर सकता है क्या, या चंद्रमा का दान करना होगा? गौरव जी, यदि तुला लग्न की कुंडली हो या कोई सी भी कुंडली हो, यदि आपको लगता है कि चंद्रमा जो है वो केंद्रुम दोष की स्थिति में, केंद्रुम योग की स्थिति में आकर के बैठे हुए हैं, तो रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि केंद्रुम दोष के उपाय करने चाहिए। उपाय क्या होंगे, आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं केंद्रुम दोष के बारे में या केंद्रुम योग के बारे में, उसमें उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय कीजिए। मोती धारण ना करें, कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो। शेखर जी मुझे सवाल करते हैं। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार शेखर जी। माय क्वेश्चन इज दैट इट इज रियली ट्रू दैट द गुड एंड बैड इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर लाइफ इज रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन डन इन प्रीवियस लाइफ। डू वी रियली राइट आवर ऑन डेस्टिनी थ्रू ऑन कर्मास फॉर द नेक्स्ट लाइफ? शेखर जी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है कि इस जीवन में जो हमें भोग हमें मिल रहा है या जो हम प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म थे उनका ये फल है, या फिर हम इस जन्म में अपने कर्मों के द्वारा आने वाला जो जीवन है, आने वाली जो नई जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद, मरने के बाद वाली, क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं अपने खुद के कर्मों के माध्यम से? तो जी हाँ शेखर जी, बिल्कुल किया जा सकता है। ये पवित्र गीता भी हमें बताती है, इवन जो बड़े बड़े ग्रंथ है वो हमें बताते हैं कि आप इस जन्म में जो कर्म करते हैं आने वाले वक्त में उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। हमारे ऐसे पुरातन जो ग्रंथ हैं, पुरातन जो लेख हैं, उसमें भी हमको ये देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे कर्म किए तो अगले जन्म में वो वैसा बना। तो वो सब तो ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल हमारे आज के कर्म जो हैं आने वाले जिंदगी को अफेक्ट जरूर से करते हैं, लेकिन पिछले जन्म में आप क्या थे आपको नहीं मालूम है, आने वाले जन्म में आप क्या होंगे, कैसे होंगे, वो आपको नहीं मालूम है। मेरा कहना ये बनता है हमेशा कि इस जन्म को सुधारने का या आज को सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए और आने वाले 5 सालों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं भविष्य को ना सोचें, मैं कहता हूँ भविष्य को ना सोचें, ऐसा नहीं है। भविष्य को भी सोचना चाहिए, भविष्य की सोच के चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आने वाले 5 साल को कम से कम सुधारने का प्रयास करें और आज को, अभी इस समय को भी सुधारने का प्रयास करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। मगर सुधारने का प्रयास कैसे किया जाए, ये तो आपको कोई या तो ज्योतिष सलाह दे सकता है या आप खुद भी अपना मनन चिंतन कर सकते हैं और खुद भी अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। शेखर जी के बाद अमृता जी मानकर जी मुझसे सवाल करती है कि नमस्ते सर जी। नमस्ते अमृता जी। सर, कुंडली में आई ब्लाइंडनेस मतलब अंधेपन के कोई योग होते हैं क्या? कैसे पहचाने और ऐसे योग हो तो उसे टालने के क्या उपाय कर सकते हैं, प्लीज बताएं। अमृता जी देखिए, मैं समझता हूँ एक शब्द में ये नहीं बताया जा सकता, इसके लिए कुंडली देखना भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन फिर भी कुंडली का द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान भी और छठवां भाव भी, ये सब जो है ये बीमारियों के कारण होते हैं। द्वितीय स्थान जो है नयन का, आंखों का स्थान माना जाता है, द्वादश स्थान भी आंखों का स्थान माना जाता है, और फिर छठवां स्थान रोग का स्थान माना जाता है। कहीं ना कहीं इनका संबंध या दृष्टि संबंध या फिर परिवर्तन संबंध कुछ बन जाए तो कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ब्लाइंडनेस जो आपने एक वर्ड पूछा है, इसके लिए तो कुंडली देखना पड़ती है, क्योंकि कई सारी चीजें हो सकती हैं। अष्टमेश का कोई प्रभाव हो सकता है, अष्टमेश साथ में बैठ सकता है, लग्नेश कहीं कमजोर हो सकता है, द्वितीय स्थान का मालिक कहीं खराब जाकर के बैठ सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये बेसिक लेवल पर कहूंगा, दूसरा भाव
12वां भाव, 6वां भाव, फिर चंद्र और सूर्य, इनकी स्थिति भी देखना चाहिए लग्नेश के साथ साथ। भावना राठौर जी मुझे कहती हैं, हेलो सर, कुंडली से इंटरकास्ट अरेंज मैरिज होगी या कास्ट में ही होगी, कैसे जाने? ठीक है भावना जी, यदि आप अरेंज मैरिज की बात कर रही हैं तो देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई है कि कुंडली में जो राहु होते हैं यदि सप्तम भाव को कहीं प्रभावित करते हैं तो इंसान का इंटरकास्ट मैरिज या तो होता है या फिर अनमेच्ड मैरिज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे भारत में हमेशा ये होता है कि जो शादी जब आप करते हैं तो लड़की छोटी होती है, लड़का जो है वो बड़ा होता है ना। तो ये अनमेच्ड के क्या मतलब, लड़की बड़ी हो जाए लड़का छोटा हो जाए, इसे भी हम अनमेच्ड कह देते हैं। या फिर अनमेच्ड ये भी होता है कि आप किसी एक धर्म के हैं, कोई दूसरे धर्म का हो जाए, या फिर कास्ट भी यहाँ पर ली जा सकती है। तो राहु जो है वो इस तरह की चीज को निर्माण कर देते हैं। कभी कभी अष्टमेश भी आकर के बैठ जाता है कुंडली के सप्तम स्थान पे, तो भी ऐसे निर्माण हो जाया करते हैं। मनीष जायसवाल जी मुझसे कहते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते मनीष जी। सर, किसी कुंडली में मंगल और गुरु 11th हाउस में 10 नंबर के साथ हैं। 10 नंबर के साथ मतलब मंगल अस्त है, मंगल नीच राशि स्थित है, माफी चाहूंगा, गुरु नीच राशि स्थित है और मंगल जो है वो उच्च राशि स्थित है। 10 नंबर के साथ 11वें भाव में है। तो गुरु की डिग्री 15 है। गुरु जो कि नीच राशि स्थित है उनकी डिग्री 15 है, और मंगल जो कि उच्च राशि स्थित है उनकी डिग्री है 0। तो क्या मूंगा पहनने से गुरु का नीच भंग होगा या फिर गुरु का उपाय करना चाहिए? गुरु केंद्र के अधिपति हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है कि यहां पर मैं कहूंगा कि यदि गुरु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो जरूर से मूंगा आप पहनिए। गुरुदेव के कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, अच्छी क्वालिटी का अच्छा मूंगा आप पहन लीजिए अपने बॉडी वेट के अनुसार। ये जो गुरुदेव हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ हद तक नीच भंग राजयोग की स्थिति में उन्हें लाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि कहीं महादशा चल रही है, कहीं अंतरदशा गुरु की चल रही है, तो मेरा कहना यह बनेगा कि शुरू के 2 से 2.5 महीना गुरुदेव का मंत्र करें, गुरुदेव का उपाय करें, दान ना करें। क्योंकि यदि 10 नंबर के साथ 11वें भाव में है तो ये मीन लग्न की कुंडली बनी, गुरु लग्नेश हो गए, लग्नेश का दान नहीं किया जाना चाहिए। तो दान बिल्कुल ना करें गुरु का इस स्थिति में, और गुरुदेव के उपाय करें, और उपाय करने 2 से 2.5 महीना उपाय करें और उसके बाद फिर मूंगा पहन लें, तो ये, और फिर उपाय करना बंद कर दें तो ये उसका नीच भंग राजयोग जरूर से बना देगा। प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं, सर अगर गुरु केंद्र में हो तो क्या कुंडली के दोषों का नाश होता है? नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कहा जाता है। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अति शुभता गुरु को प्रदान है, लेकिन भाई मारक भी तो हो सकते हैं ना गुरु, तो वो मारक होकर के तो और दिक्कतें भी कभी कभी पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो केंद्र में बैठे हो तो दूसरे दोष समाप्त हो जाएंगे। शेखर जी मुझसे सवाल करते हैं, नमस्कार गौरव जी, माई क्वेश्चन इज दैट can we pacify planets bad effect through use of रुद्राक्ष और by wearing it? मतलब शेखर जी मुझसे कह रहे हैं कि क्या हम किसी भी ग्रह के खराब इफेक्ट को शांत करने के लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या किसी तरह से यूज कर सकते हैं इसका? शेखर जी, सिर्फ रुद्राक्ष से कुछ नहीं होता, कुछ उपाय भी करने होते हैं। वो उपाय मैंने आपको बताए हैं, पूरा उपायों का एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सारे ग्रहों को लेकर के मैंने उपाय भी बताए हैं। उन उपायों को करना बेहद जरूरी होता है। रुद्राक्ष पहनना अच्छी बात है, लेकिन मैं इन्हें ग्रहों से जोड़कर नहीं देखता। ये आपकी मानसिक और शारीरिक जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, इनको ये जरूर से अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सवालों को मैंने आज के इस वीडियो में लिया। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर हम आने वाले एपिसोड के सवालों को लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा इस वीडियो में, इस एपिसोड में। नमस्कार।